नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें। आइए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। देखिए, जैसा कि आप सभी भाई बहन जान गए हैं कि अब यूपी टेट का बहुत जल्दी ही विज्ञापन आने वाला है और बहुत जल्दी ही यूपी टेट की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, जिसकी अधिसूचना आप लोगों ने देखा होगा लगभग लगभग आ ही चुकी है। तो दोस्तों, उसी के क्रम में हम लोग आज यहाँ इस प्रैक्टिस सेशन के साथ जो है उपस्थित हुए हैं। और बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न बताए जाएंगे इनमें से देखिए कुछ प्रश्न जरूर भाई, प्रश्नों की जो व्याख्या होती है उसके साथ कई प्रश्न जुड़े होते हैं। तो आप भाई बहनों को यही ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको लगे कि हमें अच्छी मिल रही है, ठीक मिले, उसे नोट जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन को। और साथ ही आप लोग फटाफट जो है उत्तर भी देते रहेंगे, ताकि हम जो है आपके आंसर के माध्यम से जो है आपके आंसर के माध्यम से हम फटाफट जो है प्रश्नों की दूसरी व्याख्या और चीजें भी डिटेल आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। सबको गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहे हैं बेटे? षडानन किस समास का उदाहरण है? षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है? क्या यह अव्ययी भाव है? क्या यह बहुब्रीहि है? क्या यह तत्पुरुष है? क्या यह कर्मधारय है? बहुत ही अच्छे तरीके का इस तरीके के प्रश्न बार बार आते हैं। षडानन, चतुरानन, दशानन, है कि नहीं, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, पंचानन, इस तरह के कई सारे आपको हमेशा आते हैं और सबका एक सा ही फंडा है। तो दोस्तों देखिए, मैं जैसा कि देख भी पा रहा हूं तमाम मेरे भाई बहन जो हैं बी के लिए ऑप्शन कर रहे हैं। ठीक है, बी के लिए, बी फॉर बाहुबली, क्या बात है, बी के लिए ऑप्शन कर रहे हैं तमाम मेरे भाई बहन, बी का उत्तर दे रहे हैं और बिल्कुल सही है। षडानन में बहुव्रीहि समास है। देखो बेटे, मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखना एक पॉइंट, जो किसी देवी देवता या जो किसी देवी या देवी देवता या अन्य का जो किसी देवी देवता या अन्य का पर्यायवाची होगा, जो किसी देवी देवता या अन्य का पर्यायवाची होगा, उसमें सदैव बहुव्रीहि समास होगा। यह ध्यान रखना, जो किसी देवी देवता या अन्य का पर्यायवाची होगा उसमें अगर दूसरा समास बन भी रहा है तो वो समास मान्य नहीं होगा, उसमें सदैव एक समास मान्य होगा, बहुव्रीहि। जैसे षडानन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये शिव जी के पुत्र जो है देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी का जो है पर्यायवाची है। तो ये बात दिमाग में बिठा लो बेटे कि जो किसी देवी देवता, जैसे चतुरानन माने ब्रह्मा, दशानन माने रावण, या अब कहोगे रावण कौन सा देवी देवता है, इसीलिए मैंने अन्य शब्द जोड़ दिया है। तो जो किसी देवी देवता या किसी अन्य का पर्यायवाची होगा उसमें सदैव बहुव्रीहि समास होगा। बात क्लियर हो गई बेटे? बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों? हाँ, अच्छा। आसिफ अंसारी जी ने कहा कि कवि और उनकी रचना कैसे तैयार करें। बेटा देखो, कवि और उनकी रचना के लिए कुछ नहीं करना है। जब आप पढ़ोगे यूपी टेट में, हम सबसे पहले यही पोर्शन उठाएंगे ही, और ये पोर्शन आपको पढ़ा के खत्म कर देंगे। आपके पास एक अच्छा मैटर होगा, पर्याप्त समय होगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ईश्वर ने चाहा तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहले का उत्तर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बेटे। कह रहे हैं दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए जो शत्रु की हत्या करता है।
जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु को मार डालता है, उसे शत्रुघ्न कहते हैं, नश्वर कहते हैं, जन्मांध कहते हैं, निर्दय। निर्दय मतलब देखो बेटे, जिसके अंदर दया न हो। निर्दय किसको कहते हैं? निर्दय का मतलब है जिसके अंदर दया न हो। जन्मांध मतलब जो जन्म से अंधा हो। देखिए 4 यहां तैयार हो जाएंगे। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। नश्वर जो नष्ट हो जाने वाला हो। जो नष्ट हो जाने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। और शत्रुघ्न मतलब जो शत्रु की हत्या करता हो, जो अपने शत्रु की हत्या कर देता हो, जो अपने शत्रु की को मार डालता हो, उसके लिए एक शब्द होता है शत्रुघ्न। बात सही है। और देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल रुद्र जी, सोनू जी, अंकित जी, प्रिया जी, लक्ष्मी जी, पूजा जी, संजू जी, शबाना जी, नीलू जी, मोहम्मद सैफ जी, दीप्ति जी, किरण जी, ज्योति जी, गीता जी, सब भाई बहन एक आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है मेरे बच्चे, ए शत्रुघ्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी उत्तर दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। चलिए मैं आपके आंसर लेता हूं। हाँ, गुड इवनिंग भैया, संध्या जी। प्रियंका जी ने ए कहा, 3 में बी कह रहे हैं, गुड़िया जी 3 में सी कह रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर तमाम भाई बहनों का मेरे आ रहा है। हाँ, चलिए 3 में बी कह रहे हैं सात्विक जी, ए कह रहे हैं रुचि मौर्य जी, ठीक है। ओजस जी ए कह रहे हैं, 3 में बी कह रही हैं रचना मौर्य जी, प्रियंका दुबे जी बी कह रही हैं, शिव मौर्य जी सी कह रहे हैं, वेद प्रकाश तिवारी जी बी कह रहे हैं। तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं और शेयर एक बार कर दीजिएगा। देखो बेटे, जिन भाई बहनों ने बी आंसर दिया है दे आर टोटली राइट। इसमें सरल वाक्य नहीं है बेटा, क्योंकि याद रखना सरल वाक्य वहां होता है जहां केवल एक वाक्य हो। क्या हो बेटे? जहां केवल एक वाक्य हो। जहां केवल एक वाक्य हो वहां सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य होता है जहां 2 वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े हों कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य को पूरा करता हो। अब हम चाहें तो इसी बात को यह कह सकते हैं बेटे कि जहां 2 वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े हों कि पहले वाक्य को पढ़ते ही लगे कि अभी कुछ कहा जाना बाकी है, तो समझ लेना कि वो मिश्र वाक्य है। देखो जैसे आप ध्यान दो बेटे, मुझे विश्वास है कि पहला वाक्य है, आप अवश्य आएंगे दूसरा वाक्य है। अब जैसे ही आपने कहा मुझे विश्वास है कि, इसका मतलब कुछ कहा जाना बचा हुआ है। भाई काहे का विश्वास है? क्या विश्वास है? तो इसका मतलब कुछ कहा जाना बचा हुआ है, और जब कुछ कहा जाना बचा हुआ है तो ये कैसा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ और तरीका बताते हैं। ध्यान रखना कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, डॉट डॉट डॉट, तो। जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता, ठीक है, यदि तुम आते तो मैं जाता, ठीक, इस तरह से तमाम। अच्छा, अब देखो जैसा कि आप जानते हैं, ज्यों ही ज्यों ही ज्यों ही त्यों ही ज्यों ही मैं घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। यद्यपि, डॉट डॉट डॉट, तथापि, यद्यपि, यद्यपि वह
यद्यपि वह ईमानदार है तथापि कामचोर है। अगर ये योजक अवयव वाक्यों के बीच में, नोट कर लो बेटे, ये हर किताब में नहीं मिलेगा आपको। अगर ये योजक अवयव दो वाक्यों के बीच में दिख जाएं तो समझ लेना वहां मिश्र वाक्य है। नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, बहुत काम आएगा। क्योंकि अक्सर मिश्र और संयुक्त का अंतर लोग कर नहीं पाते हैं, ये चीज बहुत काम देगी। कि ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, न, यदि, तो, ज्यों ही त्यों, ज्यों ही त्यों ही, यद्यपि, तथापि, ये सारे अगर योजक अवयव कहीं वाक्यों के बीच में दिख जाएं तो समझ लेना मिश्र वाक्य है। ठीक है बेटे, चल आगे चलते हैं मेरे बच्चे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पहचान करके बताना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप संबोधन का निशान, शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद संबोधन का निशान, पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, प्रश्न का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें से किसमें योजक चिन्ह का एकदम विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, आपको बताना है कि किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। फटाफट उत्तर दीजिए बेटे। चलिए, ए सभी जी क्या नाम था, वंदना जी ये कह रही हैं, सी कह रहे हैं पंकज दुबे जी, बी कह रहे हैं जयविंदर, क्या नाम है, जावित्री विश्वकर्मा जी। ठीक है, अच्छा चलिए, उसके बाद जो है सौम्या पांडे जी सी कह रही हैं, सी कह रहे हैं मनोज पटेल जी। देखो बेटे, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा और शेयर करना, एक बार ध्यान रखना, ए इज द राइट आंसर। क्यों? मैं देखा, मुझे पता है कि ज्यादातर मेरे भाई बहन फंस गए इसमें। यार मुझे एक बात बताइए, योजक चिन्ह ये दो में लगा है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? जहां किसी को पुकारा जाए, जहां किसी को पुकारा जाए या सचेत किया जाए, जहां किसी को पुकारा जाए या सचेत किया जाए, या क्या किया जाए बेटी, किसी को पुकारा जाए या सचेत किया जाए या आश्चर्य व्यक्त किया जाए, आश्चर्य व्यक्त किया जाए, वहां योजक चिन्ह लगता है। और इन दोनों में से कोई नहीं, ना किसी को पुकारा जा रहा है ना सच। भाई शायद आप रहने वाले, यहां पुकारा थोड़ी जा रहा है, तो सामने सामने बात हो रही है, तो ये इसका मतलब इसमें योजक चिन्ह तो लगेगा नहीं। अच्छा, शायद है तो प्रश्नवाचक का मतलब ही नहीं है, तो ए ही तो बचा बेटे। बात क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ो बेटा, ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि जो है बस ये है कि इच्छा है अच्छे प्रश्नों के देने की, ताकि बढ़िया तैयारी हो आपकी। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा, छंद का बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, आज तक यह क्वेश्चन नहीं मिला होगा आपको, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दोहा, चौपाई, बरवै, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? क्या अल्प विराम लगता है, क्या अर्ध विराम लगता है, क्या पूर्ण विराम लगता है, क्या विस्मयादि बोधक लगता है? बोलिए। बोलिए बेटे, फटाफट उत्तर दीजिए। तो 5 में सी, 5 में ए ज्योति जी कह रही हैं, बी कह रहे हैं वेद जी। अच्छा, बंद नहीं की गई है मेरे बच्चे, चिंकी जी बंद नहीं की गई है वो क्लास मेरे बाबू। मैंने आप लोगों को बताया था कि रसछंद अलंकार में पढ़ाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, ठीक है,
हिंदी की भी क्लास जूनियर की चल रही है मेरे बेटे, सुपर टेट की चल रही है, जूनियर की जो है। CAB मिला जुला उत्तर आ रहा है मेरे भाई बहनों का, ध्यान रखना बेटे। देखो पहले समझ लो इस कह क्या रहे हैं। जैसे आप कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, यू चिन्ह लगा रहता है ना। जब आप पढ़ते हैं मंगल भवन अमंगल हारी तो यू चिन्ह लगा रहता है। द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरत संभारी, हरउनाथमम संकट भारी। तो प्रथमावली ये कह रहे हैं, जो प्रथम पंक्ति होती है उसमें कौन सा चिन्ह लगता है, तो यही चिन्ह तो लगता है। और ये क्या है, अल्प विराम। बात क्लियर हो गई। प्रथमावली, प्रथमावली का मतलब है प्रथम, अवली माने पंक्ति होती है, तो प्रथम पंक्ति। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी पहली लाइन ये है, 4 पंक्ति का छंद है, 2 पंक्ति का छंद है, तो 4 चरण है। तो प्रथमावली मतलब जहां इसकी पहली पंक्ति, तो पहला चरण यही तो है इसका, तो ये चीज लगती है। इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि अल्प विराम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटे? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुप्रास और पुनरुक्ति। बिल्कुल मैंने अलग अलग तरह के प्रश्न सेट किए हैं। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, मतलब 2 अलंकार एक साथ पूछ रहा है आपसे कि कौन सा उदाहरण ऐसा है जिसमें अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। कहां, कौन सा है? मुख चंद्रमा है, चरण कमल बंदव हरिराई, पीपर पात सरिस मन डोला, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। इनमें किस एक पंक्ति में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश दोनों है? देखो बेटे, भले ही यह क्वेश्चन आपको देखने में कठिन सा लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है। उसका कारण है कि इन्होंने पुनरुक्ति प्रकाश कह के इसको बहुत आसान कर दिया। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है बेटे, जहां एक ही अर्थ में किसी शब्द की आवृत्ति हो, जहां एक ही अर्थ में किसी शब्द की आवृत्ति हो, उसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। और आप देख लो बेटे, आवृत्ति केवल एक जगह है, इसको आप देखते ही मार दोगे कि दी है। बाकी स की 2 आवृत्ति है, ठीक है, स की 2 आवृत्ति है, त की 1 आवृत्ति है, और साथ ही साथ बारे बारे जो है में पुनरुक्ति प्रकाश है। इस तरह से डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बेटे? चलो क्वेश्चन नंबर 7, दाता का विलोम शब्द लिखिए। दाता का दानी, याचक, पाचक, दायक। पाचक माने पचाने वाला, इससे कोई मतलब है नहीं। दायक कोई मतलब नहीं, दायक कोई शब्द ही नहीं है। बचा दानी और याचक। देखो बेटा, दाता का मतलब देने वाला, दानी का मतलब भी हो गया देने वाला, तो दाता और दानी दोनों एक ही शब्द हैं, इसलिए दाता का विलोम क्या हो जाएगा? याचक। अगर दाता का समानार्थी पूछता तब दानी हो जाता, अगर दाता का समानार्थी पूछता बेटे तब दानी हो जाता, और दाता का विलोम पूछ रहा है तो याचक हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना शब्द का विशेषण है। सुनो बेटे, मैं बताऊं, यह प्रश्न अक्सर आता है परीक्षाओं में, आज के खूब ट्रेंड में है, खूब प्रचलन में है यह क्वेश्चन कि फला शब्द का विशेषण क्या है, फला शब्द का विशेषण क्या है, फला शब्द से बना विशेषण क्या है। इसका एक बहुत सरल उत्तर होता है जो मैं आपको बता दूं, बस एक बार दिमाग में रख लो, कभी गलत नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होता है पता है बेटे? इसमें जो शुद्ध शब्द हो, शुद्ध शब्द, वही उत्तर है, बात खत्म। जो शुद्ध शब्द हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ बस। जैसे मैं इसका दिखा दे रहा हूं, ये बताओ, ये भी कल्पना है, कल्पना का कल्पना तो हो ही नहीं सकता बेटे। अब काल्पनिक कोई शब्द ही नहीं है, काल्पनिक कोई शब्द ही नहीं है,
काल्पनिक होता है, उत्तर हो गया। यही चीज मैंने आपको बताया कि इस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत आसान है। इतना जो है, किसी प्रश्न को सॉल्व करना आसान नहीं है। इसमें आपको व्याकरण का, किसी चीज के किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। केवल एक काम करना बेटे, शुद्ध शब्द पकड़ लेना, काम खत्म। हमेशा वो चाहे कल्पना का पूछे, चाहे वो किसी शब्द का विशेष पूछे कि इसका विशेषण क्या होगा, तो बस चारों एक ही तरह के ऑप्शन रहेंगे, इसमें जो शुद्ध शब्द होगा वही उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, कहां चला गया? वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु, सन्यासी। देखो बेटा, सन्यासी का मतलब होता है जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया है। सन्यासी किसको कहते हैं बेटे? जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया हो वो सन्यासी कहलाता है। भिक्षु का मतलब होता है भिक्षा मांगने वाला। भिक्षु का मतलब क्या होता है बेटे? भिक्षा मांगने वाला। अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाने वाला। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो एक टाइम खाता है, वो चाहे एक बार खाए चाहे 5 बार खाए, वो कम खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, उसको अल्पाहारी कहते हैं। ठीक है, और एकाहारी मतलब जो एक बार खाता है, केवल एक आहारी, एक बार आहार करने वाला। एक बार आहार या भोजन, एक बार आहार या भोजन करने वाला एकाहारी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर समय दूंगा मैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पहचानिए। बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, बहुत सोच समझकर। मैं पहले बता दे रहा हूं, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, यह संदेहवाचक है, विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक। मैंने इसमें कुछ चीज आपको कंफ्यूज कराने के लिए जबरदस्ती डाल दी है। अब आप खुद सोच, मैंने पहले बता दिया आपको, इसलिए आप बहुत सोच समझकर उत्तर देंगे। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। अब इसमें ये क्या है? ये संदेहवाचक है, ये विस्मय बोधक है, ये इच्छावाचक है, या ये संकेतवाचक है? इसमें क्या है आपको फटाफट बताना है। चलो मैं उत्तर ले लूं एक बार। चलो बेटे, अंकित मौर्य जी विस्मय बोधक कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, जिया खान जी, रीता राज जी सी कह रही हैं, अश्विनी कुमार जी सी कह रहे हैं। ठीक है, रिया सिंह जी बी कह रही हैं, महिमा गुप्ता जी सी कह रही हैं। ठीक है, सी। वैसे जो भी मेरे भाई बहन सी का उत्तर दे रहे हैं बहुत सही। आप लोग ज्यादा फंसे नहीं, आप लोग अपने लिए बिल्कुल क्लैप कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा उत्तर दिया। देखो कुछ बच्चे फंसे, मैंने जैसे ही यह चिन्ह लगा दिया था मैंने देखा, लेकिन आप एक चीज तो देखो यार, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, मैंने अभी आपको बताया था इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। ना यहां आश्चर्य है, ना यहां जो है, ये मैंने जानबूझकर यह प्रश्न बनवाया था क्योंकि ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो तो सब बता देते, पर कुछ बीच में ऐसा डलवाया मैंने कहा कि ऐसा एक बार डाली मैं देखूं तो बच्चे हमारे। लेकिन बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने बेटे, बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। आप फंसे नहीं हमारे चक्कर में, आप हमारे चक्कर में घन चक्कर नहीं हुए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल देखो बेटे, यहां जो है शुभ कामना व्यक्त की जा रही है, और याद रखना शुभ कामना, जहां कोई शुभ कामना, कोई इच्छा, ठीक है, कोई इच्छा व्यक्त की जाए, कोई शुभ कामना व्यक्त की जाए, या जो है वहां हमेशा जो है इच्छावाचक वाक्य होता है। इज द राइट आंसर। या किसी को कोई सलाह दी जाए जिसे मानना अनिवार्य ना हो,
जिसे जैसे आपने पूछा कि सर कौन किताब लें, हमने कहा फला किताब खरीद लीजिए। अब आप खरीदे ना खरीदे मर्जी आपकी, हमने आपके लिए जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं ना, हम आपको कोई दंड दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने नहीं खरीदा तो हम आपके घर पहुंच जाएंगे डंडा लेके, क्यों नहीं खरीदा। तो कहने का मतलब है जहां कोई शुभकामना व्यक्त की जाए, कोई इच्छा व्यक्त की जाए, किसी को कोई सलाह दी जाए, इन सब जगहों पर बेटे जो है इच्छावाचक वाक्य होता है। और यहां शुभकामना व्यक्त की जा रही, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, है मंगलमय हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निस्तेज का संधि विच्छेद होगा। निह धन तेज, नित धन तेज, निस धन तेज, निर्धन तेज। देखो बेटे आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि निस्तेज, निस्तेज ये क्या है। देखिए अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि यदि यदि विसर्ग, जैसे आप पढ़ते हैं ना हरिह धनचंद्र हरिश्चंद्र, च की जगह स हो जाता है। तो आपने ये देखा है कि जो है यहां भी वही उस तरह से बनेगा कि निह धन तेज। तो जो विसर्ग है आपका, ये विसर्ग स में बदल जाएगा और ये बन जाएगा निह धन तेज बराबर निस तेज। देखो बेटे नित धन तेज इसका कोई नियम ही नहीं लगेगा, निस धन तेज हो नहीं सकता, निर्धन तेज निर का कोई नियम ही नहीं हो सकता। तो ये बन जाएगा आपका निह धन तेज। ठीक है, निस तेज आसान था, कठिन नहीं था, सही है कि नहीं। ये उत्तर सब लोग दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से एक आंसर आ रहा है और एकदम सही भी है। ये निधन तेज सही है, आसान प्रश्न था, कठिन नहीं था। ठीक है, चलो बेटे सब कठिन ही नहीं होना चाहिए। माल गोदाम में समास है, माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, बहुब्री है। सुनो बेटे, जहां प्रथम पद उपसर्ग देख लेना वहां समझ लेना कि अव्ययी भाव होता है। और माल गोदाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माल प्लस गोदाम। ये माल भी संज्ञा है, गोदाम भी संज्ञा है, प्रथम पद उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब अव्ययी भाव तो नहीं है। अब माल और गोदाम होगा, माल और गोदाम होगा, क्यों माल और गोदाम होगा तो दोनों तो अलग अलग हो गए, माल अलग गोदाम अलग, जबकि माल गोदाम का मतलब दो माल के लिए गोदाम होता है ना। तो माल और गोदाम होगा नहीं, बहुब्री बन नहीं रहा है, तो सीधे सीधे हो गया तत्पुरुष। माल गोदाम का मतलब हो गया माल के लिए, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम के लिए चतुर्थी विभक्ति। तो अगर ये पूछे कौन सा तत्पुरुष है तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है, कौन सा है। देखो बेटे आप जानते हैं कि तत्पुरुष का यह लक्षण होता है कि तत्पुरुष में अंतर करने पर जब दोनों पदों का विग्रह करेंगे समास का, तो दोनों के बीच में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का कोई ना कोई कारक चिन्ह निकल कर आ जाएगा। और ये के लिए आ गया, ये चतुर्थी विभक्ति का है। क्लियर हो गया बेटे, और सबका उत्तर भी बिल्कुल सही है। तत्पुरुष 12 में एक एकदम सही, एकदम सही। एक का एक तरफ से रानू जी, सीता जी, हरी जी, रेखा जी, मानसी जी, पलक जी, सरिता जी, सपना जी, मनोज जी, अंजू जी, सुनील जी, अंकित मौर्य जी, निशा जी, अरविंद जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ओके बेटे, चल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। भाषा जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे भाषा कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं या लिपि कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, भाषा, उपभाषा, बोली या लिपि, क्या कहते हैं। ध्यान रखना बेटे, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और भाषा की
जो सहायक भाषा है या भाषा का ही जो सहायक रूप है वो उपभाषा कहलाता है। लिपि का मतलब है लिखने के चिन्हों का रूप। भाई लिखने के चिन्हों का रूप, हर भाषा की अपनी लिपि होती है ना। जैसे ये देवनागरी के चिन्ह है तो ये देवनागरी लिपि है, ये रोमन के चिन्ह है तो ये रोमन लिपि है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटे कि जो है लिपि मतलब चिन्ह, लिखने के चिन्ह। तो बचा क्या? बोली। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जो भाषा बिल्कुल सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर और एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। देखो बेटे, राजस्थानी की 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है, मेवाती है, मारवाड़ी है, जयपुरी है, ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। पश्चिमी हिंदी में है बेटे खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा। ठीक है, इसके साथ ही साथ कन्नौजी है, उसके साथ ही साथ जो है आपकी हरियाणवी है। ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोली है बेटे, पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की क्या है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की क्या है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसका जरूर से जरूर वो कर लेना बेटे, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसका जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि यह जो है यहां से परीक्षा में एक प्रश्न पक्का बनता है। ठीक है, एक प्रश्न पक्का बनता है मेरे बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, इसका टाइपिंग अलग तरह से। प्रेरणार्थक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया, देखो बेटे पहले आप ये समझो प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसको हैं। जहां कर्ता किसी कार्य को, जहां कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके, जहां कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से कराता है, किसी दूसरे से कराता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? वहां प्रेरणार्थक क्रिया। जहां कर्ता किसी काम को स्वयं से न करके किसी दूसरे से करवाता है, वहां क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। मकान मालिक द्वारा पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। यार ये चीज मजा नहीं आ रही, पढ़ने में वाक्य सही लग रहा है ये? मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाला, ये तो सही है,
लेकिन यहां क्यों? क्योंकि देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, और जो काम को नहीं करता है उसको प्रथम कर्ता कहा जाता है, और जो करता है वो द्वितीय कर्ता होता है, और प्रथम कर्ता पहले आता है, द्वितीय कर्ता बाद में। जैसे देखो, अब यहां वाक्य चारों आपने पढ़ लिए, इन चारों वाक्यों में आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मकान मालिक को किराएदार को घर से निकालना था, जो काम उसने खुद न करके पुलिस से करवाया। बात समझ में आई? इसका मतलब मकान मेरा है, मैं पहले तो मुझे इसको निकालना था, लेकिन मैंने खुद न करके पुलिस से करवाया। तो जो काम नहीं करता है दूसरे से कराता है वो प्रथम कर्ता होता है। तो जो काम नहीं करता है, तो काम नहीं किया किसने? मकान मालिक ने। इसका मतलब प्रथम कर्ता मकान मालिक है, और जो करता है वो द्वितीय कर्ता होता है। तो किया किसने? पुलिस ने किया। इसका मतलब पुलिस द्वितीय कर्ता है, तो प्रथम कर्ता पहले लिखा जाता है। तो मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकलवा दिया। इज द राइट आंसर। एक बार उत्तर देख लूं मैं आपके। बिल्कुल, रोशन जी, सविता जी, प्रिया जी, हिंद सिंह जी, ठीक है, और हाँ देव जी, निशा जी, रेखा जी, ठीक है, एकदम सही। सी का उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं मेरे बच्चे। देखिए अनु जी, एक बात बता दूं आपको मैं, जो है, ठीक है, मेरे बच्चे सब क्लासेस के अपने अपने समय हैं, ऐप के भी, यूट्यूब के भी। जब जिस पे जो क्लास लगेगी वही चलेगी मेरे बच्चे। ओके, चलो आओ मेरे बाबू आगे चलते हैं। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरिगीतिका, कुंडलिया, सवैया, बरवै। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? मतलब एक दोहा, क्रम मतलब लगातार, ऊपर एक दोहा, दोहा माने दो पंक्ति होती है, चार चरण, मतलब एक दोहा। उसके बाद रोला, मतलब ये चार, ये इस तरह से। अब ये हो गई दोहा और ये हो गया आपका रोला। इसको मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते बेटे, एक सूत्र बता देता हूं। कू दो रोज, कू माने कुंडलिया, कू माने कुंडलिया, बराबर दो माने दोहा, प्लस रो माने रोला। कुंडलिया बराबर दोहा प्लस रोला, कुंडलिया बराबर दोहा प्लस रोला। इसका मतलब कह रहे हैं कि एक दोहा एक रोला, और बिल्कुल एक क्रम से होता है। पहले दो पंक्ति दोहा की, लास्ट में चार पंक्ति रोला की। टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 4 2 6 पंक्ति। क्लियर हो गया बेटे? इसका मतलब कौन सा उत्तर सही है? कुंडलिया उत्तर सही है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल कुंडलिया, कुंडलिया। ओके ओके, तो चलो बेटा, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के साथ, फिर जो है लाइव शुरू करेंगे क्लासेस भी, कि भैया जो है डेमो वीडियो के लिए आपको बिल्कुल बने रहिए चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ। और एक चीज याद रखना बेटे, धीरे धीरे भले ही कोरोना काल का संक्रमण एक बार फिर से मंडरा रहा है, तमाम सारी बातों के बीच भी सरकार और व्यक्ति दोनों अपने अपने रास्ते पर अब चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सबको पता है कि यह एक ऐसा संकट है जिसका तत्काल एक दिन में समाधान हो जाए ये संभव नहीं है। धीरे धीरे टीके की वो हो रही है, टीका लग रहे हैं लोगों को। तो कहने का मतलब यही है बेटे कि जब जो है अब इस चक्कर में न रहें कि नहीं पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कौन सी वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा। अब टेट की वैकेंसी आने का जो है, टेट का विज्ञापन, वैकेंसी क्या, टेट का विज्ञापन आने का जो है हो ही गया है सारा मैटर। तो अब आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है और जम के पढ़ना है। और बस एक बात और कहेंगे बेटे चलते चलते, कि जब सफलता चंद्रा दिला रहा है तो अन्यत्र क्यों जाना।
सीधी सी बात है, जुड़े रहें चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ, पढ़ते रहें। और आप सभी भाई बहनों को जुड़ने के लिए, साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।